हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेसिक टू हाई पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं इतिहास और आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे नवपाषाण काल। बेसिकली आपको बता दें कि इतिहास को पढ़ने के लिए हम लोगों ने इतिहास को 3 प्रमुख भागों में डिवाइड किया था। कौन कौन से थे? एक तो था हमारा प्राग ऐतिहासिक काल, एक तो हमारा प्राग ऐतिहासिक काल था, और फिर एक क्या था, आद्य ऐतिहासिक काल, और एक क्या था, ऐतिहासिक काल। ठीक, यही 3 थे। और फिर आगे चल के हम लोगों ने प्राग ऐतिहासिक को फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड किया था। वो कौन कौन से थे? तो देखिए, एक तो था पूरा पाषाण काल, एक था हमारा मध्य पाषाण काल, एक था नवपाषाण काल। पीछे के वीडियो में हम लोगों ने पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल को अच्छे से डिस्कस करा है, और आज के वीडियो में हम लोग नवपाषाण काल को डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना लेट किए हुए स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले बता दें, नवपाषाण काल यानी कि नियोलिथिक 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 पीरियड। तो जो नियोलिथिक जो आपका वर्ड है, ये सर्वप्रथम 1865 में आया था। कब आया था? 1865 में। कब? जब सर जॉन लुबाक की पुस्तक, सर जॉन लुबाक, ये एक क्या है, आर्कियोलॉजिस्ट हैं, इनकी पुस्तक आई थी प्री हिस्टोरिक टाइम्स। पुस्तक का क्या नाम था? प्री हिस्टोरिक टाइम्स। इस पुस्तक में सर्वप्रथम नियोलिथिक शब्द का यूज किया गया है, प्रयोग किया गया है। तो इन्होंने क्यों किया था? इन्होंने इस शब्द का जो प्रयोग है उस युग को बताने के लिए किया था, जिस युग का मानव पत्थर के उपकरण, और जिस युग के मतलब कि जिस युग में पत्थर के उपकरण अधिक कुशलता से तथा अधिक रूपों में बनाए जाए। इस युग के जो उपकरण थे वो क्या हुए? पत्थर के उपकरण थे, और अधिक कुशलता से और अधिक रूपों में, यानी कि ये जो औजार थे एक से अधिक कई रूपों में बनाए जाने लगे। फिर क्या हुआ कि इन पत्थरों पर जो बनाए जाते थे, इन पत्थरों को आपस में, मतलब पत्थर देखिए, अब कोई औजार ये सब बन गया, ऐसे कोई औजार बना दिया जाता था। फिर इस जो औजार है इसको पत्थर से लेके इधर साइड साइड से पूरा रगड़ के चिकना कर दिया जाता था। क्या कर दिया जाता था? चिकना कर दिया जाता था। और इस कारण से जब चिकना हो जाता था तो चमकदार हो जाता था, अतः इसे पॉलिशदार भी कहा जाता था। क्या कहा जाने लगा? पॉलिशदार उपकरण भी कहा जाने लगा। ठीक, बेसिकली उसमें इसे पॉलिश नहीं किया जाता था, रगड़ने के कारण यह चमकीला हो जाता था, जिससे कि इसे पॉलिशदार उपकरण भी कहा जाने लगा। और एक आपके आर्कियोलॉजिस्ट और हैं जिनका नाम क्या है, गार्डन चाइल्ड। गार्डन चाइल्ड ने नवपाषाण काल को नवपाषाण क्रांति की संज्ञा दी थी। कुछ इतिहासकार इससे असहमत हैं, कारण भी करीब आप समझ बताएंगे अभी कि क्यों असहमत बताते हैं। और एक तरह से ये सही भी है, क्योंकि ये जो नवपाषाण काल है, इस काल में, इस कालखंड में इतने परिवर्तन हुए। इन लगभग 3000 साल का ये पीरियड है आपका, 3000 साल का। तो इस 3000 साल में इतने परिवर्तन हुए, इतने ज़्यादा बदलाव हुए, जितने के पीछे के 30,000 साल में भी परिवर्तन नहीं हुए थे। इस कारण से जो 3000 साल में हो गया वो पीछे के 30,000 सालों में भी नहीं हुआ था। इस कारण से इसको क्रांति की संज्ञा दी जा सकती है। और आगे बात करते हैं हम लोग नवपाषाण काल की प्रमुख बातें। ठीक, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? नवपाषाण काल। नवपाषाण काल, नवपाषाण काल की हम लोग बात कर रहे हैं। देखिए, आपका जो नवपाषाण काल है बेसिकली किस युग से संबंध था? तो यह होलोसीन युग से। किस युग से? होलोसीन युग से संबंधित था। ठीक, और बात करते हैं आगे। तो इसकी जो शुरुआत है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 9000, एक मिनट, इसका जो प्रारंभ है 9000 BC। BC मतलब क्या होता है? ईसा पूर्व, इन बिफोर क्राइस्ट। और कहीं कहीं इसको BCE
यानी कि बिफोर कॉमन एरा। ठीक, बीसी या बीसीई, बीसी का मतलब क्या होता है, बिफोर क्राइस्ट यानी ईसा के जन्म से पहले, और बीसीई का मतलब क्या होता है, बिफोर कॉमन एरा। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यानी वैश्विक स्तर पर देखें तो इसका प्रारंभ कब से माना जाता है, तो 9000 ईसा पूर्व से। और भारत में बात करें कि भारत में कब से माना जाता है, तो ये जो भारत में मान्य है 7000 ईसा पूर्व से मान्य है। कब से मान्य है, 7000 ईसा पूर्व से मान्य है यह नवपाषाण काल। ठीक है, और इसकी प्रमुख विशेषताओं पर चर्चा करेंगे आगे हम। अभी चलिए आगे चलते हैं और इस काल की प्रमुख विशेषताओं को एक एक करके हम लोग देखेंगे। देखिए, चलिए देखिए, हम लोग बात करते हैं कि इस काल की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी हैं। तो कृषि का नियमित रूप से प्रारंभ। किसका प्रारंभ, कृषि का नियमित रूप से प्रारंभ की बात करते हैं हम लोग। अब देखिए, कृषि का प्रारंभ अगर हम बात करें, अर्थात कि कृषि का विकास कैसे हुआ होगा, किन कारणों से विकास हुआ होगा, तो इसके दो कारण बताए जाते हैं। कृषि के विकास के दो कारण बताए जाते हैं। एक कौन कौन से हैं वो कारण बात करते हैं। देखिए, यहाँ पर हम खाली स्लाइड में लेते हैं कृषि इसके विकास के दो कारण। एक क्या है, जलवायु में परिवर्तन, जलवायु एक है परिवर्तन, और एक क्या है, जनसंख्या। बेसिकली इस काल की जो जनसंख्या है वो काफ़ी बढ़ गई थी, जिसके कारण उन्हें खाने में अनाज की आवश्यकता पड़ने लगी। केवल मांस से उनका पेट नहीं, अर्थात उन्हें पर्याप्त मांस नहीं मिल रहा था भोजन के लिए। ठीक है, हुआ क्या कि इस काल की जो जलवायु है वो धीरे धीरे गर्म हुई, और गर्म होने के साथ जब शुष्क हुई तो जलवायु के एक अचानक परिवर्तन हुआ, जिससे अनेक प्रकार की वनस्पतियां, घास एवं फसलें उगे। और जनसंख्या बढ़ने के कारण आप जानते हैं कि जब जनसंख्या बढ़ेगी तो अन्न की आवश्यकता अधिक बढ़ेगी, यानी कि फसलों की आवश्यकता बढ़ेगी। या फिर उस समय का प्रमुख खाद्य पदार्थ क्या होता था, मांस लोग खाते थे, तो मांस सब उतना अधिक मात्रा में प्राप्त नहीं हो रहा था, जिससे ये लोग कंदमूल, किस पे, कंदमूल, और उसके बाद क्या, कंदमूल के बाद धीरे धीरे ये लोग कृषि पर, खेती की ओर अग्रसर हो गए। ठीक है, और हम लोग बात करते हैं कि और क्या है कारण। तो इस काल में ही पशुपालन का विकास देखने को मिलता है। इस काल में पशुपालन का अच्छे से विकास देखने को मिलता है। लेकिन पशुपालन का अगर साक्ष्य हम लोग बात करें तो आदमगढ़ और बागोर, कौन सा एरिया है, आदमगढ़ और बागोर, यहाँ से प्राचीनतम पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कहाँ कहाँ से, आदमगढ़ से तथा बागोर से पशुपालन के क्या है, प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं पशुपालन के। और इस काल में पत्थर के औजारों का घर्षित तथा पॉलिशदार, अभी देखिए मैंने आपको बताया था पिछले स्लाइड में कि इस काल के जो उपकरण थे, इसे बनाने के बाद क्या हुआ? इस पर पत्थर से रगड़ दिया था, जिससे इन्हें घर्षित व चमकदार या पॉलिशदार उपकरण कहा जाने लगा। और इस काल में मृद भांडों का निर्माण होने लगा। देखिए, इसी काल में बेसिकली नवपाषाण काल में ही क्या हुआ, चाक का आविष्कार हुआ। किसका आविष्कार हुआ, चाक का आविष्कार हुआ। चाक का जब आविष्कार हुआ तो इस पर क्या हुआ, मृद भांड यानी मिट्टी के बर्तन बनाए जाने लगे। और आपको बता दें कि प्रारंभ में जो मृद भांड होते थे, मिट्टी के बर्तन, वो केवल हाथ से बनाए जाते थे, चाक से नहीं। जब चाक का आविष्कार हुआ तो इसके बाद चाक से मृद भांड यानी मिट्टी के बर्तन बनाए जाने लगे। और इसी काल में स्थायी गांव तथा ग्राम समुदाय का विकास हुआ। आप जानते हैं कि जब जनसंख्या बढ़ेगी तो क्या हुआ कि जब कृषि का विकास हुआ, कृषि का विकास हुआ, फिर ये लोग जब कृषि करेंगे तो इन्हें एक ही जगह पे क्या होगा, रुकना पड़ेगा। क्योंकि जब कहीं पे लोग खेती करेंगे तो वहाँ पर उन्हें रुक कर रह कर उस फसल की देखभाल करनी होगी, जिससे क्या हुआ,
स्थायी आवास इनका मतलब स्थायी रहन सहन प्रारंभ हुआ। फिर जब ये लोग पशुपालन करने लगे तब भी इससे क्या हुआ कि एक जगह इन्हें स्थिर रहना आवश्यक था। और फिर आगे चलकर स्थायी गांव तथा समुदायों का क्या हुआ, विकास हुआ। क्यों? क्योंकि कृषि जो था इन्हें एक जगह बांधे रख सकता था और पशुपालन, ये दोनों क्या हो गए, इन्हें एक जगह रुकने में सहायता प्रदान किए, यानी इनकी आवश्यकता पड़ गई एक जगह रुकना। ठीक है। और देखिए आगे बात करते हैं, कुछ इम्पोर्टेंट बात है। देखिए जैसे कि राजस्थान का जो सांभर झील वाला एरिया है वहाँ पर मध्य पाषाण कालीन स्थल पाए गए हैं। कहाँ पर? राजस्थान के सांभर झील वाले एरिया में मध्य पाषाण के काल के स्थल पाए गए हैं। अभी हम लोग नव पाषाण काल पढ़ रहे हैं। पिछले लेक्चर में मैंने क्या पढ़ाया आपको? मध्य पाषाण काल। तो ये लोग जो स्थल हैं, कुछ क्या नाम है इनका, देखिए नरवा, बेसिकली ये नरवा होना चाहिए था, नरमा लिखा है। तो नरवा, गोविंदगढ़ और लखवा, क्या है ये? लखवा है, लकवा लिखा हो गया है, टाइपिंग गलत हो गया है, ये लखवा है। ये जो स्थल हैं ये कहाँ है? सांभर झील के आसपास का एरिया है। वहाँ पर क्या हमें प्राप्त हुआ है? तो वृक्षारोपण के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिले हैं? यही नरमा, गोविंदगढ़ और लेखवा, इन स्थानों पर हमें वृक्षारोपण के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। और यह सभी स्थल किससे संबंधित है? मध्य पाषाण काल से। किससे संबंधित है? मध्य पाषाण काल से संबंधित स्थल हैं ये, नरवा, गोविंदगढ़ और लखवा। और देखिए कृषि के विकास के कारण मैंने बताया आपको, और प्रमुख स्थलों की बात एक बार कर ली जाए। फिर हम लोग क्या देखेंगे? बस प्रमुख स्थल अब आज के वीडियो में हम देखेंगे, बाकी का वीडियो में हम लोग कल देखेंगे, बाकी अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे। ठीक है। चलिए देखिए बात करते हैं हम लोग नवपाषाण काल से संबंधित प्रमुख स्थल। किससे प्रमुख संबंधित प्रमुख स्थल? नवपाषाण काल से। नवपाषाण काल से संबंधित प्रमुख स्थलों की बात करें अगर, तो सर्वप्रथम H.C. मैस्यूरन, एक आर्कियोलॉजिस्ट हैं, क्या नाम है इनका? H.C. मैस्यूरन। इन्होंने क्या किया? तो इन्होंने ही भारत में सबसे पहले नवपाषाण कालीन स्थल की खोज की थी। किसकी खोज की थी? सर्वप्रथम नवपाषाण कालीन स्थल की खोज की थी। अब देखिए कुछ प्रमुख स्थल हैं जिसकी हम लोग बात करेंगे। सबसे पहला क्या है? हमारा मेहरगढ़। मेहरगढ़ की बात करें तो ये वर्तमान के पाकिस्तान में है। कहाँ पे है? पाकिस्तान में है। मेहरगढ़ कहाँ है? पाकिस्तान में है, और दो पहाड़ियों के बीच में बसा है। कौन सा? सुलेमान और किरथर। किन दो पहाड़ियों के? सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के बीच में बसा एरिया है। मेहरगढ़ कहाँ, किस किस पहाड़ी के बीच में? सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के बीच में बसा एरिया है मेहरगढ़। और यह मेहरगढ़ जो है यहाँ पर मृदभांड के साक्ष्य मिले हैं। किसके? मृदभांड के साक्ष्य मिले हैं। एक मिनट, हम लोग थोड़ा एक खाली स्लाइड लेते हैं। ठीक, एक खाली स्लाइड लेते हैं और उस पर हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे मेहरगढ़ को। तो किसकी बात करने वाले हैं हम लोग? मेहरगढ़। मेहरगढ़ ये कहाँ है? तो वे पाकिस्तान में है। वर्तमान में मेहरगढ़ कहाँ है? पाकिस्तान में है। ठीक, इसकी प्रमुख बातें क्या क्या हैं? देखिए इसकी जो प्रमुख बातें हैं वो यह है कि यहाँ से जो मेहरगढ़ है यहाँ से मृदभांड के साक्ष्य मिले हैं। किसके साक्ष्य मिले हैं? मृदभांड के मृदभांड के साक्ष्य मिले हैं। और ये जो साक्ष्य हैं लगभग 5000 ईसा पूर्व तक मिले हैं, यानी उससे पहले का साक्ष्य नहीं मिला है। ठीक है। कहाँ तक का? 5000 ईसा पूर्व तक का मृदभांड के साक्ष्य मिले हैं, उससे पूर्व मृदभांड के साक्ष्य नहीं मिले हैं।
और जो आपका मेहरगढ़ है यह जो है आरंभिक नवपाषाणकालिक स्थल है। प्रारंभिक नवपाषाणकालिक स्थल क्या है? मेहरगढ़ ही है। सबसे प्रारंभिक स्थल माना जाता है आपका मेहरगढ़। इसका जो डेट है लगभग 8000 BC है। मेहरगढ़ जो स्थल है इसकी प्राचीनता की बात की जाए तो यह कब का है? तो 8000 ईसा पूर्व का माना जाता है मेहरगढ़। ठीक है। और देखिए इसकी कुछ और बात करते हैं कि यहाँ पे कृषि के भी साक्ष्य मिले हैं। मेहरगढ़ में किसके और साक्ष्य मिले हैं? कृषि के भी साक्ष्य मिले हैं मेहरगढ़ से। तो यहाँ पे कृषि में मुख्यतः क्या क्या? जौ, गेहूँ, जौ मिला है, गेहूँ मिला है और खजूर के भी साक्ष्य मिले हैं यहीं से। खजूर की बात क्या? कपास जो है, कपास का साक्ष्य कहाँ से मिला है? मेहरगढ़ से ही कपास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। और यहाँ की प्रमुख विशेषता क्या है? तो तांबे की साक्ष्य। किसी साक्ष्य? तांबे के साक्ष्य। तांबे के और कच्ची ईंट के साक्ष्य भी प्राप्त हुए थे। बस इतना ही है मेरे हिसाब से और ज़्यादा कुछ नहीं। लेकिन एक इम्पोर्टेंट बात अभी भी है। देखिए क्या, जो मेहरगढ़ है यहाँ से सांस्कृतिक संरचनाएं मिली हैं। कैसी? सांस्कृतिक संरचना। और यह जो स्थल है सांस्कृतिक संरचना से आप समझ गए होंगे इसका मतलब क्या है कि यह पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल तीनों काल में विद्यमान थी। और यह जो है हड़प्पा सभ्यता आप जानते हैं ना, हड़प्पा सभ्यता के साक्ष्य सबसे ऊपर मिलते हैं यहाँ पे। हड़प्पा काल में भी यह सभ्यता थी। हड़प्पा के साक्ष्य मिलते हैं सबसे ऊपर और सबसे अंतिम में कौन से? नवपाषाण के साक्ष्य मिलते हैं। नवपाषाण के साक्ष्य मिलते हैं। सॉरी मैंने बोल दिया था थोड़ा कि यहाँ पे पूरा पाषाण काल के भी साक्ष्य मिलते हैं, क्योंकि यह तो किसका प्रमुख स्थल है? नवपाषाण का ही स्थल है। तो यहाँ पे पूरा पाषाण काल के स्थल नहीं है। ये जो आपका ये मेहरगढ़ है यहाँ से नवपाषाण काल के हमें साक्ष्य मिले हैं और हड़प्पा काल तक भी साक्ष्य मिलते रहे हैं। आगे हम लोग बात करते हैं कि प्रमुख स्थल में देखिए क्या क्या आता है। अब कश्मीर का बुरजहोम तथा गुफकराल, इसकी बात करते हैं एक बार। बुरजहोम और गुफकराल। देखिए बुरजहोम तथा गुफकराल। तो सबसे पहले हम लोग बुरजहोम की बात करते हैं। देखिए बुरजहोम की बात करते हैं हम लोग ना। देखिए इसकी क्या क्या प्रमुख विशेषताएं हैं, आप लोग डिस्कस कर लीजिए थोड़ा सा। यह जो है श्रीनगर से 16 किलोमीटर, कहाँ से? श्रीनगर से 16 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट में है, उत्तर पश्चिम में है। श्रीनगर से 16 किलोमीटर, अगर मान लीजिए ये श्रीनगर है तो यहाँ से 16 किलोमीटर कहाँ है? उत्तर पश्चिम में, इधर होगा यहाँ पे। ठीक। और इसकी प्रमुख बात क्या है? तो यहाँ से गर्तावास के साक्ष्य मिले हैं। गर्तावास के साक्ष्य मिले हैं और क्या मिले हैं? तो यहाँ पर मालिक प्लस कुत्ता दोनों को दफनाए जाने के साक्ष्य मिले हैं। मालिक प्लस कुत्ता दोनों को दफनाए जाने के साक्ष्य मिले हैं। और यहाँ पर बाड़ाग्र, बाड़ाग्र ये बाढ़ समझ लेते हैं, तो उसका जो अग्रभाग है तो उसकी प्राप्ति हुई है यहाँ पे। कहाँ पे? बुरजहोम की अभी हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक। यहाँ पे भी प्राप्ति हुई है जिससे कि हमें क्या समझ में आता है कि धातु के साक्ष्य हैं।
यह धातु का बना हुआ है, इससे हमें धातु के साक्ष्य मिलते हैं। और यहीं पर बुर्ज होम जो है आपको, यहीं पर हमें शिकार तथा मछली पकड़ने के साक्ष्य मिलते हैं। शिकार तथा मछली पकड़ने की, यानी मछली के में मछली है, क्योंकि यहाँ पर मछली के एक जगह मछली के कांटे मिले हैं। क्या मिले हैं? मछली के कांटे मिले हैं, जिससे क्या पता चलता है कि मनुष्य मछली का भी शिकार किया करता होगा, जिससे वह अपने जीवन यापन के लिए यूज करता था। और अगला स्थल क्या है हमारा? गुफकराल। क्या है? गुफकराल। इसकी प्रमुख विशेषताएं देखिए आप लोग क्या क्या हैं। देखिए इसकी प्रमुख विशेषता क्या है, एक मिनट, थोड़ा सा आपको मैंने बताना भूल गया कि जो बुर्ज होम है इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है। शाब्दिक अर्थ क्या होता है बुर्ज होम का, तो आपको बता दें एक बार कि इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है जन्म स्थान। बुर्ज होम का अर्थ क्या होता है? जन्म स्थान। और इसका एक अर्थ और निकाला जाता है, वो क्या है कि बुर्ज वृक्ष का स्थान। बुर्ज एक वृक्ष था, क्या बोलते हैं? बुर्ज वृक्ष का स्थान। ठीक, इसके दो शाब्दिक अर्थ निकलते हैं, बुर्ज होम के दो शाब्दिक अर्थ निकलते हैं। एक तो क्या है? जन्म स्थान, एक क्या है? बुर्ज वृक्ष का स्थान। और अब हम लोग बात करते हैं गुफकराल की। गुफकराल, इसकी देखिए प्रमुख विशेषता क्या है। इसकी जो प्रमुख विशेषता है वो यह है कि सबसे पहले इसका शाब्दिक अर्थ क्या है, तो कुम्हार की गुफा। कुम्हार की गुफा। गुफकराल के अर्थ, शाब्दिक अर्थ क्या है? कुम्हार की गुफा। और इसकी खास विशेषताएं क्या है, तो यहाँ पर भी गर्तावास के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ पर गर्तावास के साक्ष्य मिले हैं। और क्या मिले हैं, तो यहाँ पर भी मानव समाधान। मानव समाधान जो अभी मैंने बताया ना, कुत्ता, मैंने बताया आपको कुत्ता और आदमी दोनों को साथ में दफनाया गया था, तो यहाँ पर मानव समाधान प्लस कुत्ता समाधान, यानी कुत्तों का भी समाधान के साक्ष्य मिलते हैं। और क्या खास बात है, तो यहाँ पर अन्य उपकरण भी कई पाए गए हैं। अन्य उपकरण भी कई पाए गए हैं। और क्या पाया गया है? सील बट्टे। सील बट्टे के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? गुफकराल से। सील बट्टे। और क्या मिला है यहाँ पर? हड्डी से निर्मित सुई। हड्डी से निर्मित सुई। हड्डी से निर्मित सुई के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? गुफकराल से ही हड्डी निर्मित सुई के साक्ष्य मिले हैं। अब देखिए हम लोगों ने नवपाषाण काल के प्रमुख स्थल पढ़ लिया है। और तब तक के लिए टाटा, गुड बाय, टेक केयर, और विशेष कल। ठीक है, तब तक गुड बाय, गुड नाइट। अगर देखिए, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए।